नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान विषय पाठ 10 विद्युत धारा। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एक्यूरेट जो करंट है। प्रत्यावर्ती धारा यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं AC। एक होती है दिष्ट धारा यानी कि DC। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की या जनरेटर की बनावट कैसी होती है, उसकी संरचना, कार्यविधि, ये है हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, उसके बारे में, उसका सिद्धांत यानी किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, इसकी संरचना यानी कि इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, और साथ में पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि कि ये किस प्रकार कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले कि ये वीडियो जब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को और सर्कल को या अपने आसपास के जो आपकी सेम क्लास में हैं उन्हें देखने के लिए कहें, उन्हें पढ़ने के लिए बोलें, शेयर करें, स्किप न करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ये जनित्र होता क्या है उसके बारे में सुने। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है, युक्ति यानी कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा आखिर होता क्या है उसके बारे में। तो वह युक्ति या वह डिवाइस जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम कहते हैं AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर होता क्या है। AC क्या होता है? वह युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। अब बात करते हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि इसका सिद्धांत क्या होता है, बेसिस क्या है इसके, उसके बारे में सुने। जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक बड़ा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, ये जो दो तरफ चुंबक हैं लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उनके बीच में एक आर्मेचर लगा हुआ है, तो कुंडली जिसे कहते हैं, और नीचे जो एक विद्युत परिपथ बना हुआ है, सर्पी वलय लगे हुए हैं और दो ब्रूसेस लगे हुए हैं। ये तो चित्र के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं सिद्धांत। तो सुने ध्यान से। किसी शक्तिशाली चुंबकों के या चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई बंद कुंडली को घुमाया जाता है तो वह घूमकर उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं से संबद्ध क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है और यह उसे घुमाने यानी घूर्णन में काम करता है। यह विद्युत ऊर्जा के रूप में उसे बदलने का काम भी करता है। तो ये है सिद्धांत, अर्थात इस सिद्धांत पर यह क्रिया करता है, कार्य करता है। देखें, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद कुंडली को घुमाया जाता है तो गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या उत्पन्न होता है या बनता है। एक विद्युत वाहक बल जो होता है
और उस विद्युत वाहक बल के घूर्णन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत वाहक बल के घूर्णन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर होती है, बदलती है। इस सिद्धांत पर यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कार्य करता है। तो ये था, दो विषय हमने पढ़े। पहला था कि एसी होता क्या है उसके बारे में, और दूसरा है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके बारे में। देखिए अब बात करते हैं हम कि इसकी संरचना कैसी होती है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो देखिए इसके मुख्य बिंदु जो है संरचना के लिए, उनमें से सबसे पहले आता है क्षेत्र चुंबक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है सुने, यह एक अति शक्तिशाली नाल यानी कि एक चुंबक का भाग होता है। जैसे ये दोनों तरफ है, ध्यान से देखें, लिख सकते हैं आप, शायद समझ में आ जाए। चित्र तो चित्र की संरचनाएं बता रहे हैं। तो दोनों तरफ चुंबकीय नाल चुंबक रहता है, जिसके ध्रुवों के मध्य, यानी इन ध्रुवों के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें कुंडली को तीव्र गति से घुमाया जाता है। तो पहला क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। यदि चुंबक को बड़ा रखें, बड़ी चुंबक लें, शक्तिशाली चुंबक लें, तो उससे उत्पन्न क्षेत्र भी शक्तिशाली होगा। तो ये पहला, इसकी संरचना का मुख्य बिंदु क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। कोई हार्ड नहीं है, आप खुद लिख सकते हो इसे, तो मैं सीधा बता रहा हूं। इसके मुख्य भाग हैं उनके बारे में। देखिए पहला है क्षेत्र चुंबक। क्या हो गया, दोबारा ध्यान सुने, दोनों तरफ से शक्तिशाली चुंबकीय या चुंबकीय जो ध्रुव हैं उनसे उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, यानी उससे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके मध्य में, यानी इन दोनों के बीच में, इस कुंडली को हम, जो ए बी सी डी कुंडली है, उसे हम घुमाते हैं। दूसरा है कुंडली, यानी कि आर्मेचर। कुंडली यानी कि आर्मेचर। देखिए क्या होता है ये, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस कुंडली के बारे में। देखिए यह एक मुलायम लोहे की बनी हुई एक क्रोड, यानी उस पर लिपटी हुई अत्यधिक संख्या में तारों की कुंडली है। यानी कि ये एक ऐसी कुंडली, ए बी सी डी की बारे में बात कर रहे हैं। इसमें तार लपेटे गए, ज़्यादा अधिक संख्या में तार लपेटे जाते हैं, लोहे की बनी होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। चुंबकीय क्षेत्र में इसे तीव्रता से घुमाया जाता है, यानी तीव्र गति से घुमाते हैं। यह सामान्यतः 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है। ये इसकी आवृत्ति है ना, वो जरूर याद रखें। अपनी जो आवृत्ति है, यानी कि कुंडली सामान्य रूप से कुंडली 50 चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 50 चक्कर लगाने का काम करती है। कुंडली 50 चक्कर लगाती है प्रति सेकंड की दर से। यह क्या होती है, कुंडली की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति से कह सकते हैं कि बार बार आना, घूमना, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। तो कुंडली यानी आर्मेचर की गति क्या होती है, ये भी नोट करें। लोहे की बनी होती है, नरम लोहे की क्रोड पर ज़्यादा संख्या में अधिक तार लपेटे जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रहती है और उसे तीव्र गति से घुमाया जाता है। साथ में इसकी आवृत्ति जो है वो है 50 चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 50 चक्कर लगाने का काम करती है। तीसरा मुख्य भाग है, तीसरा संरचना का, सर्पी वलय। ये देखिए सर्पी वलय, ये है सर्पी यानी सर्पिलकार, ये वलय है। जैसे शॉर्ट में समझे तो C1 और C2 इस तरह का समझ सकते हैं। एक C1 है वलय, वलय मतलब गोल फिर राउंड, और C2 मतलब ये वलय। ओके, तो ये दो वलय लगी रहती है संख्या में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 वलय है। कुंडली के सिरों ए व डी क्रमशः अलग अलग धातु के वलय C1 व C2 से जोड़ दिए जाते हैं, जो कुंडली के साथ ही घूमते हैं।
ए व डी से देखें, ए व डी सिरे को इसमें C1 और C2 को जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से ये जैसे ही ए से डी की तरफ घूमेगी, जैसे ये इस तरफ घूमेगी तो साथ में ये वलय भी घूमेगी, चक्कर लगाएगी। तो याद रखें सर्पी वलय होती है, दो जोड़ी किससे रहती है, ए व डी दोनों सिरों से। उसके बाद में है नंबर 4 ब्रुश, जिन्हें हमने बी से दर्शाया है। ये जो दो वलय थी उसे हम C1 व C2 से, जबकि ब्रुश को B1 व B2 से दर्शाया है। देखिए चित्र में कहाँ है B1 B2, ये रही दोनों। ये कार्बन की बनी होती है या किसी धातु की पत्तियों से बनी होती है, विशेषकर कार्बन से बनी होती है या अन्य किसी धातु की पत्ती से बनी होती है। इनका एक सिरा सर्पी वलय से जुड़ा रहता है। जैसे B1 का देख लीजिए, एक किनारा तो खुला हुआ इधर से, दूसरा सिरा जो है यानी दूसरा किनारा इस C1 से जुड़ा रहता है। ठीक इसी तरह B2 को भी देखें, ये B2 का एक सिरा खुला है, दूसरा सिरा C2 से जुड़ा है, यानी कि सर्पी वलय से जुड़े रहते हैं एक एक किनारे, इनके एक एक सिरे। दूसरे सिरे को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है, यानी एक सिरा तो सर्पी वलय से जुड़ गया और दूसरा सिरा जो है वो खुला हुआ, वो इस परिपथ से जुड़ा रहता है नीचे। इसी तरह B2 दूसरी ब्रुश का देखें, एक सिरा C2 से और दूसरा B से जुड़ा है, यानी यहाँ से परिपथ शुरू हो जाता है। ये जो एरो के निशान है इसका मतलब विद्युत धारा जो है वो इस स्टार से यानी इस दिशा से गति करती रहती है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये प्रतिरोध लगा है बीच में, तो ये है। परंतु याद रखें ब्रुश के साथ ये नहीं घूमते, यानी ब्रुश कुंडली के साथ नहीं घूमती, क्योंकि कुंडली तो सिर्फ यहाँ तक है। सर्पी वलय जो है ना वो यहीं तक अंदर अंदर है कुंडली के। इसका मतलब सर्पी वलय जो ब्रुश के इसके कुंडली के साथ घूमेगी, जबकि ब्रुश जो है वो परिपथ के साथ ज्वाइंट में यानी संयोजित रहती है, वो नहीं घूमती। ठीक है, तो ये थी इसके, हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं कि ये क्या होता है उसके बारे में, किस सिद्धांत पर काम करता है, और साथ में इसकी संरचना में इसके मुख्य 4 भाग हैं। एक तो चुंबकीय क्षेत्र, एक कुंडली यानी आर्मेचर, एक तो चुंबकीय क्षेत्र, एक कुंडली आर्मेचर, दूसरा सर्पी वलय और एक ब्रुश यानी जो परिपथ से जुड़े रहते हैं। अब बात करते हैं इसकी कार्यविधि की कि किस प्रकार ये कार्य करता है। देखिए बात करते हैं कार्यविधि की। माना कि कुंडली ABCD जो हमने अभी देखी थी चित्र में, जो भी आप अब भी मतलब देख सकते हैं। देखिए ये जो ABCD कुंडली, ABCD जो कुंडली है उसके बारे में कह रहे हैं। माना ABCD जो कुंडली है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, जिसे भुजा CD नीचे की ओर व भुजा AB ऊपर की ओर रहती है। माना कुंडली दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण दिशा से बाईं साइड की ओर यानी वामावर्त की ओर। तब फ्लेमिंग के नियम के अनुसार यानी दक्षिण हस्त नियम के अनुसार दक्षिण हस्त नियम जो फ्लेमिंग ने दिया था, उस नियम के अनुसार भुजाओं में जो AB और AD, AB और CD जो भुजा है, देखिए AB और CD, ये एक इधर वाली भुजा एक इधर वाली भुजा, इन भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, A से B की ओर, B से C, C से वापस D की ओर दिशा में होगी। उसके बाद अतः बाह्य परिपथ यानी जो ये नीचे वाला जो बाहर वाला जो परिपथ है हमने जो बनाया था उसके बारे में बात करें। जो बाह्य परिपथ है उसमें B से धारा जाएगी और B से ही वापस आएगी।
बी से ही बाह्य धारा जो धारा है विद्युत धारा है वो वापस आएगी। अतः अब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरेगी, यानी कि सीधी इस तरह से हो जाएगी। तो भुजा ए बी के नीचे की ओर, सी डी ऊपर की ओर जाने लगेगी। इस कारण ए बी तथा सी डी में धारा की दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी। यदि कुंडली ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी 90 डिग्री पर हो जाएगी। यदि कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में होगी तो भुजा ए बी नीचे और सी डी ऊपर की ओर जाएगी या हो जाएगी। जो पहले के विपरीत हो जाएगी, यानी कि विपरीत दिशा में। इस प्रकार की धारा उसे हम क्या कहते हैं? AC अल्टरनेटिंग या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न धारा को AC यानी कि प्रत्यावर्ती, यानी जो परिवर्तन होने के साथ साथ बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, उससे उत्पन्न होती है प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये है, देखें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि के बारे में जब हमने चर्चा की। स्टार्ट करते हैं फिर से। चित्र के साथ ये क्या होता है उसके बारे में, इसके सिद्धांत पर काम करता है। उसकी संरचना के मुख्य भाग 4, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली है और सर्पिवल है और ब्रुश हैं। ऐसे ही उसकी कार्यविधि कैसी होगी उसके बारे में। देखिए, कोण में जो घूर्णन है, ये जो चित्र है ना, ये दूसरे वाला, वो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का घूर्णन कोण के साथ किस तरह से बदलता रहता है। तो ये एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था, एक बार तो ये ए बी नीचे, सी डी ऊपर, जबकि इससे पहले क्या थी, ए बी सी डी में ए बी ऊपर थी और सी डी नीचे थी। दूसरी तरफ विपरीत दिशा में जैसे ही घूमेगी वो, जैसे यहाँ इस दिशा से यहाँ हमने ए और बी लगाया है, सी और डी होगा, तो यदि ये जैसे ही घूमेगी तो क्या होगा, सी डी ऊपर और ए बी नीचे चली जाएगी। तो ठीक वैसे इसमें होता है, इस तरह से घूर्णन कोण बदलता रहता है। इस प्रकार से एक चक्कर पूरा लगता है, जिससे उत्पन्न धारा जो होती है उसे हम विद्युत प्रत्यावर्ती धारा या AC अल्टरनेटिंग धारा, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आए तो पूछें, कमेंट करके पूछें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए वहां जाके पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगे वाले किसी एक अन्य पॉइंट, अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही।